हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको आकृतियां दिखाई दे रही होंगी 1 से लेके 8 तक। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ठीक है, इनका हमें वर्गीकरण करना है। जैसे सबसे पहले क्या हमारा साधारण वक्र है। ठीक है, अब साधारण वक्र में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं? तो साधारण वक्र में देखो, पहली आकृति आती है आपकी साधारण वक्र में, दूसरी आकृति भी जो है आपकी साधारण वक्र में आती है, उसके बाद तीसरी आकृति जो है वो हमारी साधारण वक्र में नहीं आती है, चौथी आकृति भी नहीं आती है, पांचवी आकृति जो है वो साधारण वक्र में आती है, उसके बाद छठी आकृति भी साधारण वक्र में आती है, और सातवीं आकृति भी जो है वो साधारण वक्र में आती है। ठीक है, साधारण वक्र का मतलब है यहाँ पर जो बिल्कुल सीधी सीधी आकृतियां बनाई गई हो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं साधारण बंद वक्र। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक तो साधारण वक्र है, ऊपर से बंद भी है, ये भी साधारण बंद वक्र है, और उसके बाद ये, क्योंकि ये दोनों तो साधारण है नहीं, ये भी साधारण बंद वक्र है, ये भी साधारण हमारा बंद वक्र है, और उसके बाद सातवां भी क्या है, साधारण बंद वक्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुभुज की। ठीक है, अब यहाँ पे बहुभुज में कौन कौन सी आकृतियां आती है। ठीक है, तो देखो ये पहली आकृति जो है वो बहुभुज में आती है, क्योंकि जो सीधी रेखाओं से बनती है, सीधी रेखाओं से, कैसी रेखाओं से, सीधी बंद वक्र से, सीधी रेखाखंड बंद वक्र से जो बनती है वो क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तो पहली आकृति आ गई, उसके बाद दूसरी आकृति भी जो है आपकी बहुभुज में आती है, उसके बाद कौन सी आकृति, चौथी आकृति भी जो है वो हमारी बहुभुज में आती है। ठीक है, जो रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तल बहुभुज की। तो उत्तल बहुभुज में मैंने आपको बताया है, जिसमें हम जब विकर्ण को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, विकर्ण को, और विकर्ण हमेशा अभ्यंतर में आता है। ठीक है, जो आकृति दी है उसके अभ्यंतर में होगा, तो वो क्या होगा, उत्तल बहुभुज। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस विकर्ण को मिलाएं इस तरीके से, तो ये अभ्यंतर में नहीं, ये बाहर आ रहा है। ठीक है, और अगर इस आकृति में मिलाएं तो देखो इसमें विकर्ण कहाँ आ रहा है, आपका अभ्यंतर में आ रहा है, ये वाला विकर्ण भी और ये वाला विकर्ण भी। अगर इसमें विकर्ण को मिलाएं, जैसे इस वाले को मिलाते हैं, तो ये कहाँ आ रही है, बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा इसका उत्तर होगा, दूसरा। अब हम बात करते हैं अवतल बहुभुज की। तो एक तो ये वाला अवतल बहुभुज में आ गया, और दूसरा कौन सा है अवतल बहुभुज में, ये चौथा वाला अवतल बहुभुज में आ गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है हमारा पूरा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है निम्नलिखित प्रत्येक में से कितने विकर्ण है। तो जैसे ए हमारे पास एक उत्तल चतुर्भुज में बताना है कितने विकर्ण होते हैं, एक समषड्भुज में बताना है कितने विकर्ण होते हैं, और हमें बताना है एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, इसमें विकर्ण होते हैं आपके 2। कैसे, देखो सबसे पहले हम एक उत्तल चतुर्भुज की आकृति बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक उत्तल चतुर्भुज हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी विकर्ण हैं सब कहां मिलते हैं, अभ्यंतर में मिलते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया। तो यहाँ पे विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो विकर्ण आपका कौन सा हो गया, ए सी। ठीक है, और दूसरा विकर्ण क्या है, बी डी। ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है। ठीक है, बाकी क्या है, भुजाएं हैं, ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है। तो अब हम बात करते हैं एक समषड्भुज की। तो सबसे पहले समषड्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो समषड्भुज में विकर्ण होते हैं आपके 9। ठीक है, आकृति बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इनके नाम रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब हम विकर्ण खींचेंगे। सबसे पहले ए से खींचते हैं। देखो ए से बी को तो मिलाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो एक रेखा है। अब ए से सी को मिलाया, सबसे पहले हमने ए से सी को, तो एक विकर्ण ये हो गया हमारा। फिर हमने किसको मिलाया, ए को डी से मिलाया, तो 2 विकर्ण हो गए। फिर ए को ई से मिलाया, तो कितने विकर्ण हो गए, 3 विकर्ण हो गए। फिर हम बी से शुरू करेंगे, बी से डी को मिलाया, 4 विकर्ण, बी से ई को मिलाया, 5 विकर्ण, और बी से एफ को मिलाया, 6 विकर्ण हो गए। ठीक है, फिर सी से शुरू करेंगे, सी को ई से मिलाया,
ठीक है, 7 विकर्ण, और सी को एफ से मिलाया 8 विकर्ण। अभी उसके बाद एक और है, डी को एफ से मिलाया तो कितने विकर्ण हो जाएंगे, 9 विकर्ण हो जाएंगे। फिर से देखो, सबसे पहले ए को सी से मिलाया 1 विकर्ण, ठीक है, फिर ए को डी से मिलाया 2 विकर्ण, फिर ए को ई से मिलाया 3 विकर्ण हो गए, ठीक है। इसी प्रकार फिर बी से शुरू करेंगे, बी से डी को मिलाया 4, बी से ई को मिलाया 5 और बी से एफ को मिलाया 6 विकर्ण हो जाएंगे, ठीक है। फिर सी से शुरू करेंगे, सी से ई को मिलाया 7 और सी से एफ को मिलाया 8, ठीक है। फिर डी से एफ को मिलाया 9, तो फिर टोटल कितने विकर्ण होते हैं, 9। तो यहां पे अगर मैं विकर्ण लिखूं तो कौन कौन से विकर्ण है इसमें, सबसे पहले विकर्ण जो था आपका, एक तो एसी था, ठीक है, फिर उसके बाद एडी आया, फिर एई, ठीक है। अब बी से शुरू करते हैं, बीडी विकर्ण हो गया इसमें, बीई विकर्ण हो गया, और कौन सा विकर्ण हो जाएगा, बी एफ विकर्ण हो जाएगा। उसके बाद सी से शुरू करते हैं, सीई विकर्ण हो गया इसमें, सीई, और सी एफ विकर्ण हो जाएगा, सी एफ विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। सी ए तो होगा नहीं क्योंकि वो हमने यहां ले लिया, ए सी है वो एक ही चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं डी से, तो क्या कौन सा विकर्ण होगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक लास्ट विकर्ण बचा आपका कौन सा, डी एफ, ठीक है, डी एफ। तो टोटल कितने विकर्ण होते हैं, 9 विकर्ण होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं त्रिभुज में, तो त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता, 0 विकर्ण होते हैं इसके, ठीक है। त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 0। जैसे हमने त्रिभुज बनाया, ये हमने त्रिभुज बनाया, क्योंकि अब हम इसमें हमें क्या करना होता है, अब दो बिंदुओं को मिलाना होता है, तो यहां से हम तो बिंदुओं को मिला नहीं सकते, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें विकर्ण जो होंगे कितने होंगे, 0 होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको बताना है कि यहाँ पे उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा, उत्तल का मतलब कि अगर उत्तल ना हो तो कौन सा होगा, अवतल होगा, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माना ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है, ठीक है, एक उत्तल चतुर्भुज है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, माना एबीडी एक उत्तल चतुर्भुज है तथा इसमें विकर्ण लेंगे तथा विकर्ण, अब देखो, अब इसमें विकर्ण क्या मान लेते हैं हम, इसमें एसी सबसे पहले बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। देखो मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको, ये मैंने एक आकृति बनाई, ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो माना ए बी सी डी क्या है, आपका एक उत्तल चतुर्भुज है, ठीक है। आप आकृति दूसरी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप आकृति इस तरीके से लो, आप थोड़ी सी बड़ी छोटी भी ले सकते हो, जैसे ये वाली आकृति ले ली आपने, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका एक उत्तल ही चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो एक उत्तल चतुर्भुज लिया, अब विकर्ण है इसमें, ठीक है। अब विकर्ण में हम क्या करेंगे, जैसे ए को सी से मिलाया, ठीक है, हमने क्या करना है कि ए को सी से मिला देना इस तरीके से। तो माना ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है तथा विकर्ण एसी खींचा जो चतुर्भुज को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है, जो चतुर्भुज को 2 भागों में बांटता है, या चतुर्भुज को आप चाहो तो ये लिख सकते हो, चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन को समझे, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, हमको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, माना एबीसीडी एक उत्तल चतुर्भुज है तथा विकर्ण एसी को मिलाया, हमने किसको मिलाया, विकर्ण एसी को मिलाया, शीर्षों को मिलाना है, 2 शीर्षों को, ठीक है, जो चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो मैं इसका नाम रख देता हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,
ये कोण 2 हो जाएगा और ये कोण कितना हो गया 3। ऐसे ये कोण 4 हो जाएगा, ये कोण 5 और ये कोण 6। ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी में देखो, अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। ठीक है। अब देखो यहां पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 कितने के बराबर होगा, 1 2 3 180 के बराबर होगा। बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और प्लस में कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कौन सा नियम, इसमें जो नियम लगेगा कोण योग गुणधर्म लगेगा, कोण योग गुणधर्म से। ठीक है, गुणधर्म। अब कोण योग गुणधर्म, अब देखो कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो उत्तर चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो यहां पे आप लिख दोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर में कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अभी यहां पे इसमें दूसरा पार्ट बोला हुआ है आपको, ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब देखो इसमें लिखा है यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा, तो हम लिखेंगे हाँ। हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ ये लागू होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक अवतल चतुर्भुज लेना है हमको। हम लिखेंगे हाँ, कहां गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। हाँ चतुर्भुज उत्तल ना हो तो भी यह गुण लागू होगा। समझ आया। तो यहां पे बोला है कि क्या अगर ये उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा। हाँ, चतुर्भुज उत्तल ना हो तो भी ये गुण लागू होगा। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, तो अब हमें एक चतुर्भुज लेना है जो उत्तल ना हो। माना एक चतुर्भुज एबीसीडी जो उत्तल नहीं है, जो उत्तल चतुर्भुज नहीं है। नहीं है। ठीक है। अब देखो, तो मैं एक यहां पे चतुर्भुज मानता हूं जो उत्तल नहीं है, जैसे तो हमें एक चतुर्भुज मानना है यहां पर। इसको पहले साफ कर देते हैं। देखो ये हमने एक चतुर्भुज लिया जो क्या है उत्तल नहीं है, इस तरीके से। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। अब क्या करना है, देखो विकर्ण बी डी को मिलाया हमने। विकर्ण किसको मिलाया, बी डी को। तो जो क्या करता है त्रिभुज को दो भागों में बांट देता है, त्रिभुज को दो भागों में क्या कर देता है विभाजित कर देता है। अब ये आ जाएगा कोण 1 कोण 2 कोण 3, ये कोण 4 कोण 5 कोण 6। ठीक है। अब देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी किसके बराबर है, कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 और प्लस में कितना आ जाएगा कोण 6। ठीक है। अब कोण 1 2 3 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। 4 5 6 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब कुल योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। किससे,
कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म, ठीक है। तो कोण योग गुणधर्म में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी जो है पूरा हो चुका है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है तालिका की जांच कीजिए। देखो यहाँ पे हमें आकृतियां दी हुई है, जैसे ये आकृति किसकी है, त्रिभुज की है। इसमें 4 भुजाएं तो चतुर्भुज है, इसमें 5 भुजाएं तो पंचभुज है, और इसमें 6 भुजाएं तो ये क्या है, षटभुज है। तो यहाँ पे हमें भुजाएं दी हुई है इन आकृतियों की, और कोणों का योगफल हमें यहाँ दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये सारी बातें हमें दी हुई है। तो देखो तीनों जैसे त्रिभुज है, इनके कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इसलिए कितना आ जाएगा 2 गुणा में 180 डिग्री। या हम ऐसा कर सकते हैं इसकी भुजाओं में से 2 माइनस कर देंगे और गुणा में 180, ठीक है। अब हम इस पंचभुज की बात करते हैं। इस पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं, इस पंचभुज में 5 भुजाएं हैं, ठीक है। और त्रिभुज की बात करें तो कितने त्रिभुज बनते हैं यहाँ पे, 1 2 3 त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 3 गुणा में 180 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि देखो 180 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 5 माइनस में 2 गुणा में 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं षटभुज की। षटभुज में कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। और त्रिभुजों की बात करें तो कितने त्रिभुज बनते हैं, इसमें 4 त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसलिए 4 गुणा में कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस में 2 गुणा में 180 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। तो यहाँ पे हमें देखो इनकी भुजाएं दे रखी हैं बहुभुज की, जैसे 7 है, 8 है, 10 है और n है। तो इनका हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखो हमें यहाँ पर अब हमें 7 दे रखा है, तो हमें a वाले का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, तो हमें क्या करना है, कोणों का योगफल निकालना है, बहुभुज के कोणों का। बहुभुज के कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, ठीक है, कितना आ जाएगा। अब यहां आप देखोगे बहुभुज के कोणों का योगफल जो हमारे पास यहाँ भुजाएं कितनी है, 7 भुजाएं हैं, ठीक है। तो 7 भुजाएं इसलिए हम क्या करेंगे, 7 माइनस में 2 और गुणा में कितना आएगा 180 डिग्री। समझ में आया। अब 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 5 गुणा में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब 5 का गुणा जब इससे करेंगे तो 18 पंचे कितना होता है 90 होता है, तो कितना आ जाएगा ये 900 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो जिसमें अगर 7 भुजाएं हो तो उस बहुभुज के कोणों का योग कितना होगा 900 डिग्री होगा। अब बात करते हैं बी की। तो बी में दे रखी है 8 भुजाएं, तो हम भी इसको ऐसे ही करेंगे, 8 माइनस में 2 और गुणा में कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6 और गुणा में कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि 6 का गुणा 180 डिग्री से करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आता है 108, 18 छीन के 108 होता है, तो 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। तो सी में आपको दिया हुआ है 10, ठीक है। 10 में से क्या करेंगे हम 2 माइनस कर देंगे और गुणा में कितना कर देंगे 180 डिग्री कर देंगे। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और गुणा में कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और जब हम 8 का गुणा 180 डिग्री से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1440 डिग्री आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एन की। डी दिया हुआ है एन, तो यहाँ पे एन भुजाएं, तो इसमें से कितनी भुजाएं माइनस करनी है 2 भुजाएं माइनस करनी है और गुणा में कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। और यही आपका क्या होगा, देखो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना था। फिर से देख ले, जिसमें 7 भुजाएं होंगी उस बहुभुज के कोणों का योगफल कितना होगा 900 डिग्री होगा। 8 भुजाएं होंगी तो कितना होगा 1080 डिग्री होगा। 10 भुजाएं होंगी तो कितना होगा 1440 डिग्री होगा। और एन भुजाएं होंगी तो कितना होगा एन माइनस में 2 गुणा में 180 डिग्री होगा। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो हल हो चुका है। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें बराबर भुजाओं और बराबर
ठीक है, बराबर भुजाओं और बराबर कोणों वाले एक बहुभुज को समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे पहला जो पॉइंट है उसमें बोला है कि जिसके 3 भुजाएं हो उसके बारे में हमको बताना है। तो जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, जैसे ये हमने बनाया और इसके तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और फिर अगला है इसके चारों भुजाएं बराबर हो, तो जैसे ये आकृति हो गई, ठीक है। देखो यहां पे इनके कोण भी बराबर हैं और भुजाएं भी, ऐसे ही इसके कोण बराबर हैं और क्या बराबर है, इनकी भुजाएं भी बराबर है, ठीक है। चिन्ह बराबर को दर्शाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वर्ग, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जिसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर हों, तो 6 की 6 भुजाएं हम लेंगे, जैसे ये एक आकृति ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, गलत होगी, फिर से बना लेते एक बार। इस तरीके से, ठीक है। तो ये और ये और ये वाले कोण, ये वाले कोण सारे क्या है? बराबर है, और ये भुजाएं भी क्या है? आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे समषड्भुज। समषड्भुज, ठीक है। तो ये हमारा 5वां प्रश्न पूरा हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है निम्नलिखित आकृतियों में x कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित आकृतियों में क्या करना है आपको? x कोणों का माप ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो, तो हम पहला लेते हैं इसका चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, ठीक है। चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से क्या हो जाएगा? ये कोण x प्लस में कितना आएगा? 120 डिग्री, फिर प्लस में कितना आएगा? 130 डिग्री, और प्लस में कितना आएगा? 50 डिग्री, ठीक है। कोण योग गुणधर्म से हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। x, अब इन सबको क्या करना है? प्लस करना है। तो देखो कितना हो जाएगा? 50, 30 और 20, 50 तो 100 हो गया, 200, 300, टोटल कितना हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा। बराबर में कितना है? 360 डिग्री। x बराबर कितना आएगा? 360 डिग्री माइनस में 300 डिग्री, तो x बराबर कितना आया हमारा? 60 डिग्री। तो x का मान कितना आया? 60 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे ही बी प्रश्न करना है, तो इसमें भी आपको ये लिखना है चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो ये इधर का 90 तो इस तरफ का भी 90 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x प्लस में 70 डिग्री, प्लस में 60 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री, बराबर में कितना आएगा? 360 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन सबको प्लस करना है, तो ये x हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा? ये 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 और 7 कितना होगा? 22, तो 220 डिग्री हो जाएगा। बराबर में कितना है? 360 डिग्री। तो x बराबर कितना आएगा? 360 डिग्री माइनस में 220 डिग्री, तो माइनस करें, 0 में से 0 गया, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आया? x बराबर आया आपका 140 डिग्री, ठीक है, 140 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है, देखो इसमें भुजाएं कितनी है आपके? पहले भुजाएं गिन लो, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहां से देखो 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, तो यहां पे हम भुजाएं लिख लेते हैं।
भुजाएं कितनी हो गई, 5 हो गई। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुभुज के कोणों का योग। अब कैसा बहुभुज है, पंच बहुभुज या पंचभुज लिख लेते हैं यहां पे। पंचभुज के कोणों का योग। अब सूत्र क्या था, n माइनस में 2, n माइनस में 2 और गुणा में 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पंचभुज में देखो कोण कौन कौन से हैं। तो पहले तो 2x है, x जमा में x लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पे दे रखा है 70 और ये दे रखा है 60। तो पहले हमें क्या करना है, अंदर का निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, n कितना हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो 5 माइनस में 2 और गुणा में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब 5 में से 2 क्या कितना बचेगा 3 और गुणा में 180 डिग्री, 18 3 कितना होता है 54। तो ये कितना आ जाएगा 540 डिग्री आ गया आपका। कितना आया 540 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन कोणों को निकालना है। तो ये वाला कोण निकालेंगे इधर का और एक कोण निकालना है हमको इधर का। ठीक है, तो ये हम इसको ले लेते हैं y और इसको ले लेते हैं z। ठीक है, y और z ले लेते हैं। अब यहां पे देखो जैसे हमें y कोण निकालना है हमको, तो y प्लस में 70 डिग्री बराबर में कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म कोण बोलते हैं, रेखिक युग्म कोण। ठीक है, अब ये y बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, y आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, z निकाल लेते हैं। z प्लस में 60 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो z बराबर कितना आएगा 180 माइनस में 60। यहां भी यही लाइन लिखनी है, रेखिक युग्म कोण। तो 180 में 60 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब हम हल करते हैं इनको। तो हमारे पास ये सारे कोण आ गए हैं। अब इनको लिखते हैं, x प्लस में देखो y का मान कितना आया 110 डिग्री, तो यहां लिखेंगे 110 डिग्री। z का मान कितना आया हमारे पास 120 डिग्री, प्लस में 120 डिग्री और कितना है हमारे पास 30 डिग्री, और इन सब का योग कितना है 540 डिग्री। यहां आ जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, अब सबको प्लस करेंगे, 2x और इनको प्लस करते हैं। देखो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और 10 60, ये तो 60 हो गया और एक कितना हो गया 2, तो 260 हो गया। बराबर में कितना आया 540 डिग्री। अब 2x 540 में से 260 माइनस करेंगे। ठीक है, अब 260 माइनस करेंगे, देखो 0 में से 0 गया, 14 में से 6 गया तो कितना आएगा 8 और 4 में से 2 गया तो 2, तो यहां कितना आ गया 2x। तो अब कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 280 बटे में 2। तो 2 से 280 को काट देंगे, कितना आएगा x बराबर आ जाएगा 140 डिग्री। यह आपका उत्तर। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अब हम लेते हैं इसका डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होना है, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बताता हूं। देखो ये हो गया डी पार्ट। तो भुजाएं कितनी है इसमें, 5 भुजाएं हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पंचभुज के कोणों का योग कितना होगा, n माइनस में 2 गुणा में 180। तो n का मान कितना है 5 माइनस 2 गुणा में 180। तो 5 में 2 गया 3 और 180 करेंगे तो कितना आएगा 540 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब पंचभुज में क्या सारे कोण बराबर हैं। ठीक है, सम पंचभुज है ये, तो हम क्या लिखेंगे x जमा में x जमा में x जमा में x जमा में x। 5 बार क्योंकि 5 कोण है, 1 2 3 4 5, तो बराबर में कितना आएगा 540 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। 5x बराबर में कितना आएगा 540 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 540 और ये देखो गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। ये भाग में आ गया, 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 0, फिर 5 अट्ठे 40। तो x बराबर कितना है हमारा 108 डिग्री। तो x का मान कितना आया 108 डिग्री। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 में हमें ज्ञात करना है x प्लस में y प्लस में z। ठीक है, इनका योग ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इनका अलग अलग मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे और z का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखो x प्लस में 90 डिग्री,
x प्लस 90 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। ठीक है, रेखिक युग्म कोण से कितना आ जाएगा, x बराबर में आएगा 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद y का मान निकालते हैं, सॉरी अभी पहले हम z का मान निकालेंगे। z प्लस में कितना है 30 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कौन सा, रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण से। ठीक है, अभी कितना आ जाएगा, z बराबर में आएगा 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, प्लस का इधर दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो z बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस में 30, 150 डिग्री। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, अब हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो y बराबर क्या होगा, y बराबर 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, y बराबर 90 प्लस में 30, कौन सा कोण, कौन सा जो गुणधर्म लगेगा वो लगेगा त्रिभुज के बाह्य कोण गुणधर्म से। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगा, त्रिभुज के बाह्य कोण गुणधर्म से। तो y बराबर कितना आ जाएगा 90 प्लस में 30, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, x प्लस वाई प्लस में z, हम 7 को हल कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 को हल कर रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 7 का बी पार्ट है, हम ए पार्ट को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस में y प्लस में z ज्ञात करना है, x प्लस में y प्लस में z। ठीक है, बराबर में, अब देखो x का मान कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 लिख देंगे, प्लस z का मान कितना है 150 डिग्री, 150 डिग्री लिख देंगे, और y का मान कितना है 120 डिग्री, तो यहाँ 120 डिग्री लिख देंगे। इन सबको प्लस करते हैं, देखो 0 0 0 हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 9 16 की 6 हासिल 1 1 2 3, कितना आया 360 डिग्री। तो ये आपका उत्तर। 7वें का ए पार्ट इस तरीके से हमको हल करना था। अब हम बात करते हैं 7वें के बी पार्ट की। अब देखो 7वें के बी पार्ट में भी हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है x प्लस में y प्लस में z प्लस में w ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है x का मान निकालेंगे, y का निकालेंगे, z का निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो ये 7वें का बी पार्ट, x प्लस में 120 डिग्री बराबर किसके 180 डिग्री के, किससे, रेखिक युग्म कोण से। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, माइनस करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ अब सेकंड पॉइंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है। ठीक है, y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी लगेगी रेखिक युग्म कोण से, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री। ओके, देन फाइंड आउट क्या करना है, हमें z करना है। तो z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन लिखना है यहाँ पे भी। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। अब फाइंड आउट करना है w की वैल्यू, तो w फाइंड आउट करना है हमें। तो w इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W प्लस, पहले हम अंदर का फाइंड आउट करेंगे यहाँ का। ठीक है, इसको हम एक नाम दे देते हैं, जैसे A बोल देते हैं इसको, A प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सबको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 120 प्लस 80 200 प्लस 60 260 डिग्री हो जाएगा।
इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए की वैल्यू आ जाएगी 360 में से 260 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब फाइंड आउट क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 और y की वैल्यू क्या है 100, z की वैल्यू 120 और देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 डिग्री। तो यहां से अभी हमें क्या निकालना था, यहां से अभी हमें w निकालना था। ठीक है, तो अभी हमें w ज्ञात करना है। तो w प्लस कितना आ जाएगा 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो w इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 100। तो w की वैल्यू कितनी आएगी 80 डिग्री। तो यहां पे हम w की वैल्यू कितनी रखेंगे 80 डिग्री। अब इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। देखो 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा 200 प्लस 300 360। तो कितना आंसर आया आपका 360। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।